नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। तीसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों का अवलोकन किया और इतिहास के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 देशों की साझेदारी से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस और उसमें बनी कुल 221 संरचनाओं का भी लोकार्पण किया। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। साथियों, हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है। पुराने नालंदा विश्वविद्यालय में देश के ही नहीं दुनिया की अनेक जगह के लोग आकर पढ़ते थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये विश्वविद्यालय 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तब से हमने बिहार के विकास का काम शुरू किया। नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से
स्थापित करने की बात कही थी। खुशी की बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्ण कमलों द्वारा किया जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार राजगीर आए और बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार राजगीर पधारे। मैं तहे दिल से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर का भी भ्रमण कर लिया है। आज ही वो जाकर के देख करके आ गए हैं जो पुराना था पहले। बड़ी खुशी की बात है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा कि पुराने नालंदा विश्वविद्यालय का कैंपस कितना बड़ा था। शिक्षा मंत्रालय ने 18 जून 2024 को देश के अलग अलग शहरों में आयोजित यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को 2 शिफ्टों में OMR मोड में आयोजित की थी। 19 जून 2024 को यूजीसी को परीक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से कुछ इनपुट प्राप्त हुए थे। ये इनपुट प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि मंगलवार को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। मोदी सरकार 3.0 की बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। किसानों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि खरीफ की फसलों के लिए MSP बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें 14 फसलों को शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट में किसान कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट MSP को मंजूरी दी है। धान का नया MSP 2300 रुपये किया गया है, जो पिछली MSP से 117 रुपये अधिक है। कपास का नया MSP 7124 और एक दूसरी किस्म के लिए 7521 रुपये पर मंजूरी दी गई है, जो पिछली MSP से 501 रुपये ज़्यादा है। प्रेजेंट 5 important decisions in this briefing। मैं आज की इस ब्रीफिंग में 5 important decisions आपके सामने रखूंगा। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers। खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production। तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost। और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। तो इसके आधार पर आज जो MSP डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया MSP पैडी
पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2,300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहां 1,310 था और कहां आज 2,300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7,121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7,521 रुपीज डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपए ज्यादा है, 501 रुपीज ज्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस एमएसपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को झारखंड भाजपा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ये उनके दल की बात है। वो लोग चुनाव के नतीजों के बाद बहुत घबराए हुए हैं और अभी हाय तौबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा महागठबंधन बहुत मजबूत है और हम आगे भी मजबूत रहेंगे। मजबूत है, आप लोग साथ भेंट किया होगा, हमको तो कभी कितना हेवी है तो हमको पता नहीं है। वो उनका दल की बात है, वो दल ही चुनाव के बाद उसका भयभीत है ना, इसीलिए वो एबीसी हाई तोबा कर रहा है। लेकिन हमारा महागठबंधन बड़ा मजबूत है, जितना है कुछ करे, ये हम लोग बहुत मजबूत के साथ आगे भी हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई हिस्सों में पानी की समस्या से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल संकट के बीच टैंकरों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। लोगों की मांग पूरी करने के लिए टैंकर के फेड़े बढ़ाए जा रहे हैं, मगर अभी भी कई इलाकों में जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। एक टैंकर के पीछे हजारों लोग पानी के लिए दौड़ रहे हैं। दिल्ली में जल संकट गंभीर रूप धारण कर चुका है, वहीं इस पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जल संकट के खिलाफ भाजपा सांसद परवीन खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मोतीबाग कॉलोनी में मार्च निकाला। वहीं दिल्ली जल संकट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में गिरते हुए भू जल की चिंता अरविंद केजरीवाल ने नहीं की, इसलिए दिल्ली की आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसे टैंकर माफियाओं को आगे आपने सरेंडर कर दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता जागेगी और ऐसे झूठे अत्याचारियों का अंतिम समय नजदीक है। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी ग्राउंड वाटर लेवल की चिंता क्या अरविंद केजरीवाल आपने की है? नहीं। दिल्ली की जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो कभी आपको माफ नहीं कर पाएगी। दिल्ली के आम लोगों के हिस्से का जो पानी है उसको आपने टैंकर माफियाओं के आगे सरेंडर कर दिया। दिल्ली का ये गिरता हुआ भूजल, ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल, इसको ठीक किया जा सकता है। उसका सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी कार्रवाई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन वो आपसे कैसे होगी? लेकिन आपको इससे क्या, आप तो ब्लेम गेम, पीएम को गाली देना, अपनी जिम्मेदारियों से अपने को हटा करके मुद्दे को डाइवर्ट करना, इससे आपको फुर्सत नहीं है। आज जमुना जी भी सूखी हुई हैं। जमुना जी में जो बह रहा है वो नाले का पानी बह रहा है। क्या आपने कभी चिंता की कि जमुना जी में हर साल आने वाले पानी को कैसे रोका जाए? ये आपके विजन में है ही नहीं। कहां गया आपका
विधानसभा का स्पेशल सेशन, क्या इस समय स्पेशल सेशन नहीं होना चाहिए? लेकिन आपको तो जेल में बैठकर किसी तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, इसकी चिंता है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में गिरते हुए भूजल की यानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 150 MGD है, जिसमें से 613 MGD हरियाणा से आता है। 18 जून को ये मात्रा घटकर 513 MGD हो गई। उन्होंने कहा कि आज के दिन 100 MGD पानी की कमी दिल्ली में है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन हरियाणा ने हिमाचल का पानी देने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। वहीं टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने सेबी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि यह हमारे स्वतंत्रता के बाद के इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग घोटाला है। यह स्टॉक मार्केट एग्जिट पोल घोटाला है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार बंगाल सरकार के साथ गंदे और असभ्य तरीके से व्यवहार कर रही है। सागरिका घोष ने कहा कि पहले हमारा बकाया नहीं दिया गया और अब मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त को अनुमति क्यों नहीं दे रहे, जो हमारे मंत्री से मिलने बंगाल जा रहे थे। वहीं उन्होंने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए। मोदी सरकार का फेडरल टेररिज्म, जो डिस्क्रिमिनेटरी टेररिज्म है, जिस तरह से गंदे तरीके से, असभ्य तरीके से केंद्र सरकार बंगाल गवर्नमेंट के साथ व्यवहार कर रही है, मोदी सरकार जिस तरह से डर्टी ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं बंगाल सरकार के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। पहले तो हमारे ड्यूज नहीं दिए, नरेगा के ड्यूज नहीं दिए। अब जैसे मेरे साथी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की डेप्यूटी हाई कमिश्नर जो बंगाल जा रहे थे हमारे मंत्री से मिलने के लिए, उन्हें परमिशन क्यों नहीं दे रही है मोदी सरकार। तो ये दोनों मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। सबसे पहले सेबी का मुद्दा। 31 मई को, क्रोनोलॉजी समझिए, 31 मई को शेयर बाजार में कुछ गिने चुने इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपने लेन देन को दुगना कर दिया। 25 साल में इतना ज्यादा लेन देन नहीं हुआ जो 31 मई को हुआ है। क्यों ये लेन देन दुगना क्यों हो गया और गिने चुने इन्वेस्टर क्यों दुगना कर दिया? क्या ये वजह थी कि 1 जून को एग्जिट पोल आने वाले थे? क्या ये गिने चुने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को एग्जिट पोल की जानकारी थी? क्या उन्हें जानकारी दी गई कि एग्जिट पोल क्या बताने वाले हैं? क्या एग्जिट पोल की जानकारी इनके पास थी? रियासी आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस की एसएसपी मोहिता शर्मा ने बताया कि 9 जून को सिवाखेड़ी से आ रही तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में आतंकी के एक सहयोगी हाकम दीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने
रियासी से गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति कई बार आतंकियों को शरण देने में शामिल रहा। खाना और रहने की जगह मुहैया कराने के साथ साथ उसने गाइड का काम भी किया और घटनास्थल तक पहुंचने में आतंकियों की मदद की। मामले में आगे की पूछताछ जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।